हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शहीद ए आजम की विधवा भाग एक। वो एक 24-25 वर्ष की खूबसूरत सी लड़की दिखाई पड़ रही थी, जिसके तीखे नाक नक्श थे और आंखें पथराई हुई दिखाई पड़ रही थी। उन्हीं पथराई आंखों के किनारों से निकलती हुई अश्रुधारा उसके सजीव होने का प्रमाण दे रही थी। वो घर के बाहर दरवाजे की चौखट से सटकर खड़ी थी और लपक कर आंखों से उस आंगन को निहार रही थी, जहां उसके घर के किसी सदस्य के अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। संपूर्ण घर में मातम फैला हुआ था और घर के सभी सदस्यों को जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरे कदम इन दृश्यों को देखकर सहसा वहीं रुक गए और अनायास ही भीड़ का हिस्सा बनने के लिए चल पड़े। उसी घर के सामने वाली लाइन में एक परचून किराने की दुकान थी, जहां पहुंचकर मैं रुक गया और उस दुकान में उपस्थित दुकानदार से पूछा कि सामने वाले घर पर क्या हो गया है। तो उसने बताया कि वो सामने वाला घर एक सिंह साहब का है। उनका इकलौता बेटा आर्मी में था, बॉर्डर पर हुए एक हमले में शहीद हो गया है और उनके शव को सरकार और आर्मी के कुछ नुमाइंदे लेकर आ रहे हैं। वो जो लड़की दरवाजे की चौखट पर टिक कर खड़ी है, वो उसी शहीद जवान की पत्नी है और उसका नाम ऋचा सिंह है। सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ उसी बेचारी पर टूटा है। अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस अलावा इनका परिवार भोपाल के पास सीहोर है, वहाँ की ही रहने वाले हैं और ऋचा सरकारी स्कूल में टीचर है। इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं सोचने लगा, इस बेचारी लड़की के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मैं चूंकि मोहल्ले में नया आया था और अकेला ही रहता था, मेरी वहाँ किसी से ज़्यादा पहचान नहीं थी, इसीलिए थोड़ा अलग हटकर मैं खड़ा रहा। इसी बीच वहाँ पर सेना की गाड़ी पहुँची और उसमें से शहीद के पार्थिव शरीर को उतारा जाने लगा। अचानक वो लड़की दौड़कर पहुंची और उससे लिपट कर रोने लगी। तभी कुछ महिलाओं ने उसे उठाया और किनारे किया। इतने में मंत्री जी का काफिला पहुंचा। मंत्री जी उस पार्थिव शरीर को फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात सिंह साहब के पास गए और एक बार उनको गले लगाकर बोले कि हम भी आपके बेटे ही हैं, हम उसकी जगह तो नहीं ले सकते हैं, परंतु आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमें एक बार ज़रूर याद करिएगा। अब उस शहीद की अंतिम यात्रा चालू हो चुकी थी। पूरा शहर उमड़ चुका था। 4 बजे शाम को अंतिम संस्कार के बाद हम लोग एक बार फिर उसी घर के सामने पहुंचे। अब लोग सिंह साहब से मिलते, ढांसस बंधाते और अपने घर की तरफ निकलने लगे। धीरे धीरे भीड़ खत्म हो गई। अब मंत्री जी ने भी विदाई ले ली और चले गए। जिस घर पर सुबह से उस शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों का हुजूम उमड़ हुआ था और शाम होने के बाद वो घर इंसानों की परछाई के लिए भी तरस रहा था। सिंह साहब के घर से सारे लोग विदा ले चुके थे। मैं भी उनसे विदा लेकर अपने घर आ गया, जो उन्हीं के सामने वाली लाइन में था। घर आकर मैं अपने आप को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। सो थकान मिटाने के लिए मैं किचन में चाय बनाने लगा और चाय लेकर बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। मेरे अब चेतन मन में ये ख्याल आ रहा था कि हम हिंदुओं के घर में अंतिम संस्कार का कार्य कितना कठिन होता है और इस दाह संस्कार के बाद 13वीं तक मातम की शांति के लिए कितने विधि विधान होते हैं और इस प्रक्रिया को संपूर्ण प्राप्त करने में कितने लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन सिंह साहब के यहाँ कुल जमा 3 लोग ही हैं, जिसमें सिंह साहब को अपने शहीद पुत्र को मुखाग्नि देने के चलते छुरी लोटा लेना पड़ता है, जिस कारण से वो घर से बाहर नहीं आ जा सकते।
शेष बचे 2 लोग जो महिलाएं ही हैं। रिश्तेदार भी 1-2 दिन के बाद ही आने चालू होंगे। इन्हीं सब बातें विचार करते करते मुझे शाम हो गई। फिर मैं शाम को अपने विकल मन में के साथ टहलने निकल गया, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। जब मेरे दिमाग में एक बात और आने लगी, भारत देश में शहीदों को 2 दिनों तक नेता, मंत्री, जनता और मीडिया याद करते नहीं थकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। इन सभी ख्यालों के साथ मैंने अपने मन में एक फैसला किया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और सिंह साहब और उनके परिवार की यथासंभव सहायता करूंगा। और इस प्रण के साथ मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन की सुबह सुबह मैं सिंह साहब के घर पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, जी मेरा नाम राहुल पाठक है और मैं यहीं आपके सामने वाली लाइन में रहता हूँ। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर का रख रखाव करता हूँ। आपके घर जो विपदा आन पड़ी है, मैं उसे मिटा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। आपके वीर सपूत को के जैसे लोगों के चलते ही हमारा भारत देश एवं हम जैसे यहाँ के निवासी सुरक्षित हैं। मैंने अपने सारे काम अभी आगे के लिए टाल दिए हैं। और इतना कहकर मैं उनके सामने बैठ गया। सिंह साहब ने मुझे बड़ी गौर से देखा और कुछ देर तक सोचने वाली मुद्रा में बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद सोचते हुए बड़े अनमने मन से बोले कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम पर तरस खाकर कृपया भगवान के लिए हमारा उपहास न उड़ाइए। उनकी बातों को सुनते हुए मैंने देखा कि उनकी पत्नी भी बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि मेरे मन में किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है और मैं आपके पुत्र का कर्ज उतारने आया हूँ, जो मेरी तरह नौजवान पर, और आप मुझे मेरा कर्ज उतारने से नहीं रोक सकते। इतना कहते हुए मैं फिर से उसी स्थान पर बैठ गया जहाँ से मैं पहले से बैठा हुआ था। मुझे वहाँ बैठा देखकर सिंह साहब और उनकी पत्नी आपस में कुछ चर्चा करने लगे और दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वे दोनों अपनी विधवा बहू के साथ बाहर निकले और मुझसे मुखातिब सिंह साहब ने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा, वैसे भी अब हमारा इस पूरे जहां में अपना कोई भी नहीं बचा है और इस पूरे क्रियाक्रम को निपटाने में मुझे किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो तुम ही सही, शायद भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो उन्होंने तुम्हें यहाँ हमारे पास भेजा है। मैंने उनकी बात सुनकर संयमित होकर उन तीनों को एक बार प्रणाम किया और फिर से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पंडित जी का आगमन हुआ तो पता चला कि वो मृत आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पाठ करने आए हैं। उन्होंने जो भी जरूरी सामग्री मांगी उनमें से अधिकतर चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने पंडित जी से सभी सामग्रियों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि कोई भी चीज़ छूटने न पाए। उन्होंने थोड़ी देर में एक लिस्ट मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि सबसे पहले आप ये सामान ले आइए ताकि गरुड़ पुराण आज से चालू हो सके। पंडित जी की बात सुनकर सिंह साहब बोले कि सामान लेने के लिए आप जरूरी पैसे ऋचा बेटी से ले लीजिए।